तो लास्ट क्लास में अपन ने सेकंड चैप्टर फिजिक्स का स्टार्ट किया, 12th क्लास बोर्ड को ध्यान में रखते हुए। और अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है कि पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कंजर्वेटिव फोर्स क्योंकि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जा सकती है। और उसको कैसे डिफाइन करते हैं, जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वली होता है। तो जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट करता है उसके इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी, और जो वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स करता है उसके माइनस के इक्वल होता है। जिससे हमारे पास में फॉर्मूला आया कि कोई दो चार्ज Q1 Q2 अगर कोई r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण ये भी थी कि हमें पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता चलती, उसको पता लगाना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस पता लगाया जा सकता है। तो डिफरेंस पता लगाने के लिए हमें, अगर मान लो डिफरेंस पता लगाना है, तो हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है तो हमें एक रेफरेंस चाहिए। और यहाँ पे रेफरेंस हम किसे मानते हैं, इन्फिनिटी को मानते हैं। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लिया जाता है, मान लिया जाता है, और वहीं से ही किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जब हमने डिफाइन की है, तो उसी से ही रिलेटेड एक और टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी से क्या आता है, पोटेंशियल, उसे हम डिफाइन करते हैं, उसे समझते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। जैसे हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा हमने, फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको जब समझाया था, तो मैंने बताया था कि कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो उसके प्रभाव में जब आप कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल लेके आते हो, तो उस दूसरे चार्ज पार्टिकल को तुरंत फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं है कि समय लगे कि अच्छा इस चार्ज को पता चल रहा है कि अच्छा दूसरा वाला चार्ज आ चुका है, चलो अब फोर्स डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले चार्ज की प्रेजेंस में दूसरे चार्ज को तुरंत फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब तुरंत फोर्स एक्सपीरियंस होने का मतलब क्या है कि ये जो हम चार्ज दूसरा वाला लेके आ रहे हैं, उसे जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो किसी ऐसे इफेक्ट की वजह से हो रहा है जो इसकी वजह से ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, और उसी इफेक्ट को हमने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। कि ये चार्ज पार्टिकल जो पहले वाला पहले वाला चार्ज पार्टिकल, वो अपने आसपास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, चाहे कोई दूसरा चार्ज उसमें आए या नहीं आए। कोई भी पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से उसके आसपास के रीजन में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद ही रहता है। वो तो कोई दूसरा चार्ज अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन में आता है, तो उस दूसरे चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ठीक इसी तरह से दो कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लो जैसे ये कोई कैपिटल क्यू चार्ज है, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। इससे आर डिस्टेंस पे कोई दूसरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट लेके आया, मान लो मैं इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आया, ठीक है, लेके आए। तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई वो कितनी हुई, जो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच में डेवलप हुई, ये मान लो किसी आर पोजीशन पे, कहाँ से, इन्फिनिटी से लेके आए, तो कितनी हुई, के Q1 Q2 अपॉन आर। आर स्क्वायर नहीं, केवल आर, है ना। एक तो कैपिटल क्यू है और दूसरा
क्यू नॉट है मान लो टेस्ट चार्ज, है ना। अब यहाँ पे भी ये बात सोचने वाली है कि भाई ये जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई, ये भी तुरंत डेवलप होगी। इसमें भी ऐसा नहीं है कि कैपिटल क्यू चार्ज को भनक लगी है कि अब कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट यहाँ पे आया है, चलो मैं अपना प्रभाव उत्पन्न करता हूँ और कोई ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करता हूँ। ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, समझ रहे हो बात को। तो यानी कि क्यू नॉट यहाँ पे आते ही तुरंत अगर पोटेंशियल एनर्जी मिली है, तो इस कैपिटल क्यू का कोई ऐसा इफेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है जो इस पोटेंशियल एनर्जी को डेवलप कर रहा है, और उस इफेक्ट की वैल्यू इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हो बात को। जब ये क्यू नॉट लाया जा रहा है तो लाते ही तुरंत क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है। यानी कि इस कैपिटल क्यू की वजह से आसपास के रीजन में जैसे ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फैला चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो फोर्स डेवलप होता है, तो कोई ना कोई ऐसा इफेक्ट और मौजूद है जिसकी वजह से ये पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो रही है। और ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इस टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगी, केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगी, कैपिटल क्यू पे। और इसी इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है। तो कोई भी चार्ज के आसपास के रीजन में ऐसा इफेक्ट जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन पहले लिख देते हैं कि द इफेक्ट सराउंडिंग टू एनी चार्ज which develop potential energy for any test charge is called electrostatic potential, is called electrostatic potential। ठीक है। ये तो एक सिंपल फिलोसफिकल डेफिनेशन हो गई समझने के हिसाब से, लेकिन हमें तो मैथमेटिकल डेफिनेशन चाहिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए अगर न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हैं तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को देखो कैसे डिफाइन किया जाता है, समझिए पहले ध्यान से, बाद में नोट कर लेना। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन जब किया था, अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया था, जितना भी हमारा फोर्स कैपिटल क्यू की वजह से क्यू नॉट पे लग रहा था, उसमें हमने क्या किया, क्यू नॉट का डिवाइड कर दिया। हमने क्या बोला कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक इसी तरह से यूनिट टेस्ट चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। ठीक है। तो मैथमेटिकली 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 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू, mathematically potential energy of unit test charge is equal to electrostatic potential। इसको V से डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को। यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए क्या करेंगे, अगर मान लो मुझे पोटेंशियल निकालना है यू आर और यू इन्फिनिटी के बीच में, मान लो इस आर पॉइंट पे पोटेंशियल वी था, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल वी इन्फिनिटी है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये तो पोटेंशियल एनर्जी थी, है ना। या फिर जो भी पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस था इन दोनों पोजीशन में, इन्फिनिटी और आर के बीच में, यू आर माइनस यू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, क्यू नॉट हो जाएगा। क्योंकि यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए निकालना चाहते हैं तो क्यू नॉट के लिए इतनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए कितनी हो जाएगी, जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है उसमें क्यू नॉट का डिवाइड कर दीजिए।
तो जब डिवाइड करते हैं तो आर पोजीशन पे जब दोनों चार्जेस हैं और इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल है, ये तो वी आर कहलाएगा पोटेंशियल एट आर पोजीशन, वी इन्फिनिटी कहलाएगा इन्फिनिटी पे पोटेंशियल। जैसे इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया जाता है, कंसिडर किया जाता है जस्ट फॉर कन्वीनियंस, ठीक वैसे ही इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक उसको भी जीरो लेते हैं। तो क्यू नॉट का डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं ये वैल्यू रखता हूँ के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर अपॉन में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इस कैपिटल क्यू की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है इस पॉइंट चार्ज की वजह से, उसकी वैल्यू कितनी है, वी आर कितनी, के कैपिटल क्यू अपॉन आर है। ये क्या कहलाता है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर अपन वी इन्फिनिटी को जीरो माने, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, कंसीडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आर पोजीशन पे पोटेंशियल क्या फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर आ जाएगा। ये फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट आर पोजीशन। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पोजीशन पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई, वी आर बराबर के क्यू अपॉन आर। ये किस लिए काम आने वाला है, ये है फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट इट्स आर डिस्टेंस। इसके आर डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर। और ये बात ध्यान में रखना, हम इन्फिनिटी पे क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल को जीरो कंसिडर कर रहे हैं, तब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, के कैपिटल क्यू अपॉन में आर। समझ में आई बात, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल का बारे में और कुछ बातें देखें, जैसे पोटेंशियल किससे आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी से। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो पोटेंशियल भी कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी ही होगा। पोटेंशियल कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी ही होता है। अच्छा, पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, देखो पोटेंशियल की यूनिट पे अगर बात करें तो यूनिट जो सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी की कितनी यूनिट है, जूल होती है, और क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में किसका डिवाइड करें, चार्ज का, तो इसका एम के एस यूनिट तो क्या हो जाएगा, जूल पर गुलाम। लेकिन जूल पर गुलाम भी होता है और इसको जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली यूनिट है वो होती है वोल्ट, ठीक है। ये क्या होती है, वोल्ट होती है। समझ में आई बात, तो इतना नोट कर लीजिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अपन पोटेंशियल के बारे में जाना, कोई पॉइंट चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर होती है। अगर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखें तो वो कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जैसे कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना है, के क्यू अपॉन आर। अगर दोनों में एक ग्राफ खींचे, जैसे ग्राफ खींचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा आता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है वन अपॉन आर स्क्वायर के। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वन अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल का ग्राफ देखें तो भी वो भी वैसे ही कुछ आएगा, लेकिन वो वन अपॉन आर के प्रोपोर्शनल है, तो कुछ ऐसा, ये दोनों में कुछ इस तरह के रिलेशन देखने को मिलते हैं। ये वाला ग्राफ तो है इलेक्ट्रिक फील्ड और व्हाट उसका चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का वन अपॉन आर स्क्वायर के साथ ग्राफ है, और ये है पोटेंशियल का वन अपॉन आर की प्रोपोर्शनल का ग्राफ। तो इस तरह का ग्राफ चलता है। जब आर वन होगा, आर की वैल्यू क्या होगी, वन, तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होंगे, उस कैपिटल क्यू चार्ज के लिए बराबर होंगे। इसलिए इस पॉइंट पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये ग्राफ किसके बीच में है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर पोटेंशियल है, और इधर क्या है, डिस्टेंस है। तो ये एक ग्राफिकल कंपैरिजन है बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ओके, आई बात समझ में। अब देखो आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अगर मान लो हमें रिलेशन देखना है, रिलेशन बिटवीन वर्क डन एंड पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल से पहले पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें जानना है। वर्क डन एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? देखो, पोटेंशियल तो जान लिया कि किसी पॉइंट पे ऐसा कोई इफेक्ट जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जैसे ये अपन वर्ड यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को समझिए। देखो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे वर्ड से पता चलता है, शॉर्ट में इसको पीडी बोलते हैं। शब्द से पता चलता है क्या है मतलब इस बात का, कोई दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे पोटेंशियल कोई V1 है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल V2 है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको डेल्टा V से डिनोट कर सकते हैं, यही क्या होता है? V2 माइनस V1 ही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन टू दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल्स का डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। डेल्टा V से डिनोट कर सकते हैं, V2 माइनस V1। ठीक है। अब जो वर्क डन किया जाएगा, मान लो वर्क डन अपन को निकालना हो कि कोई चार्ज पार्टिकल मान लो Q है, तो उसको इस V1 पोटेंशियल से V2 तक लेके गए, इस V1 पोटेंशियल से V2 तक लेके गए, तो वर्क डन कितना हमें करना पड़ा? तो जो भी वर्क डन होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो हमेशा क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है ना। ये किसके बराबर होता है? U2 माइनस U1 के। जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन होता है, वो किसके बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, होता है ना। तो हमें इस वर्क डन और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन पता लगाना है। अब देखो, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या है? हमें पता है कि V2 माइनस V1 किसके बराबर होता है? U2 माइनस U1 अपॉन चार्ज। मान लो चार्ज Q है, ये रिलेशन तो किसके लिए है? पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन है। तो U2 माइनस U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q टाइम्स V2 माइनस V1 हो जाएगी। यहाँ से U2 माइनस U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q टाइम्स V2 माइनस V1। तो यहाँ से देखो रिलेशन क्या आ जाएगा? जो आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा वो हो जाएगा डेल्टा U, यानी कि U2 माइनस U1 को क्या लिख सकते हैं? Q टाइम्स V2 माइनस V1। या फिर एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या हो जाएगा? Q डेल्टा V। यानी कि चार्ज में, अगर आप किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं और उन दोनों पॉइंट्स पे आपको पोटेंशियल पता है, तो आपको अगर वर्क डन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? चार्ज में पोटेंशियल डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आई बात? उससे क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात और समझिए, अगर V1 कम है, V1 मान लो कम है, उसका पोटेंशियल का वैल्यू कम है, और V2 ज़्यादा है, ये मान लो 2 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, तो लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाओगे तो V2 माइनस V1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा V पॉजिटिव, डेल्टा V पॉजिटिव, तो वर्क डन भी क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी कि अगर आपको लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे अगर चार्ज को लेके जाते हो तो आपको वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन होगा आपका। लेकिन अगर हाई से लो लेके जाते हो, हाई से लो लेके जाते हो, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है? जिसको करना ही नहीं पड़े, अपने आप ही हो रहा है वो। तो फिर अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को V2 पे छोड़ोगे ना, तो अपने आप चल के V1 पे आ जाएगा। लेकिन V1 से अगर V2 ले जाना है तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। क्या मतलब? इसको ग्रेविटेशन वाले पोटेंशियल से भी समझ सकते हो। जैसे ये मार्कर है, ये अभी इस लेवल पे है, इसका कोई पोटेंशियल होगा ग्रेविटी फोर्स की वजह से भी, इसको ऊपर लेके गए
तो लो से हाई पोटेंशियल लेके गए तो अपने हाथ को क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है ना। लेकिन हाई से लो लेके जाएंगे तो अपना वर्किंग क्या होगा, नेगेटिव। मतलब उनको करने की जरूरत नहीं है, कर रहे हैं तो वो नेगेटिव ही कर रहे हैं। इसको छोड़ेंगे तो अपने आप आ जाएगा ना नीचे। समझ रहे हो बात को। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल को लो से हाई पोटेंशियल पे ले जाते हैं तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और हाई से लो ले जाते हैं तो वर्क डन नेगेटिव होता है एक्सटर्नल के द्वारा। ये डब्ल्यू एक्सटर्नल चल रहा है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स की बात होती है तो उसके द्वारा वर्क डन क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट होता है ना। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, अगर V2 V1 से ज़्यादा है तो डब्ल्यू एक्सटर्नल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फाइनल अगर ज़्यादा है इनिशियल से, है ना, लो से हाई पोटेंशियल ले जाते हो तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और अगर V2 कम है V1 से तो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा नेगेटिव होगा। और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन इस केस में नेगेटिव, और इस केस में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन पॉजिटिव, क्योंकि ये दूसरे के अपोजिट होते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये इतना पार्ट फटाफट नोट कर लीजिए। देखो आगे बढ़ते हैं। एक एनसीईआरटी का सवाल है कि कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू, एग्जांपल है एनसीईआरटी का, कैलकुलेट पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज 4 into 10⁻⁻7 coulomb at position 9 centimeter away from it, at position 9 centimeter away। एक इतने चार्ज से 9 सेंटीमीटर दूर पोजीशन पे कोई पॉइंट है, वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ। कोई पॉइंट चार्ज की वजह से उससे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल का वैल्यू का फॉर्मूला क्या आया था, के कैपिटल क्यू अपॉन आर आया था। बस इसका यूज करना है। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू चार्ज की वैल्यू कितनी 4 इंटू 10⁻, आर की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻2। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का ध्यान रखना। 9 से 9 कैंसिल, यह जाएगा 4 इंटू -2 पर जाएगा तो ये जाएगा -5, 9 में से 5 गया 4, ये जाएगा 4 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट हो जाएगा। समझ आई बात। तो ये हो गया वर्क डन। इसमें देखो और क्वेश्चन, जैसे इसी का ही सेकंड पार्ट ये भी है। सेकंड पार्ट ये है कि भाई इस पॉइंट पे, मतलब ये जो पॉइंट चार्ज है ना, इस पॉइंट चार्ज से जिसकी वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻7 गुलाम है, इससे 9 सेंटीमीटर पे ये जो पॉइंट है मान लो P है, इस पॉइंट पे इन्फिनिटी से कोई दूसरा चार्ज लेके आए, उस चार्ज की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁹ गुलाम। कोई दूसरा चार्ज लेके आए, मान लो टेस्ट चार्ज 2 इंटू 10⁻⁹ गुलाम, तो उसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये भी सवाल है। कि कोई इस पॉइंट पे P पॉइंट पे इन्फिनिटी से उठा के हम कोई चार्ज लेके आ रहे हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जाता है वो क्या होता है, जो भी चार्ज को अपन लेके आ रहे हैं, मान लो Q0 लेके आ रहे हैं, इनटू क्या हो जाता है फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यही तो था। फाइनल पोटेंशियल तो कहाँ पे, जो आर पोजीशन पे है पोटेंशियल वो, और इनिशियल पोटेंशियल कहाँ पे, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे, जिसको तो क्या लिया जाता है, जीरो लिया जाता है। तो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन करेगा वो कितना आ जाएगा, Q0 इंटू वी आर ही आ जाएगा। Q0 कितना है 2 इंटू 10⁻⁹ है, वी आर अभी निकाला कितना 4 इंटू 10⁻⁴, तो 4 दूनी 8, -9 + 4 -5 जूल। इतना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा अगर इन्फिनिटी से यहाँ तक चार्ज को लाया जाता है। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके द्वारा वर्क डन कितना हुआ, अगर ये पूछ लिया जाए, जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके द्वारा वर्क डन कितना हुआ। ये तो कौन सा वर्क डन है, जो एक्सटर्नल एजेंट करेगा, हमारा हाथ जो करेगा, जो इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आए। कंजर्वेटिव फोर्स ने वर्क डन कितना किया, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन एक्सटर्नल वर्क डन के अपोजिट होता है, नेगेटिव होता है।
तो जो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा, ऑल्सो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, वो कितना हो जाएगा, -8 × 10⁻⁵ जूल हो जाएगा। तो इतना वर्क डन कौन करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स करेगा यहाँ पर। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो हमें ध्यान में होना चाहिए। इसे आप नोट कर लीजिए। देखो आगे बढ़ते हैं। हमने पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क डन, उनमें रिलेशन देखा। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होगा? मान लीजिए किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कुछ है, इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल है VA, इस पॉइंट पे है पोटेंशियल मान लीजिए VB। हम A से B तक कोई टेस्ट चार्ज Q0 को लेके जाते हैं, कोई Q0 चार्ज को A से B तक लेके गए, जिन पोजीशंस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, VA और VB है। ठीक है, तो VA और VB है, तो यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट का, वो कितना होगा, Q0 टाइम्स VB माइनस VA होगा ना। अब देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट तो क्या होता है, इंटीग्रेशन F डॉट dr होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन F डॉट dr। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है तो फोर्स भी कौन सा, एक्सटर्नल वाला। और ऐसी सिचुएशन में हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो कितना लगाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जितना ही लगाते हैं, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अपोजिट होती है ना ऐसे केसेस में। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूँ तो डब्ल्यू एक्सटर्नल की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू डॉट डी आर। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू नॉट, क्यू ई होती है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसमें क्यू नॉट को डिवाइड करने से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नॉट का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। इसका मतलब एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा, माइनस में इंटीग्रेशन क्यू नॉट टाइम्स ई डॉट डी आर आ जाएगा, क्यू नॉट टाइम्स ई डॉट डी आर आ जाएगा। ये इक्वेशन एक बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को बराबर कर देते हैं, तो बराबर करने से देखो क्या आ जाएगा, क्यू नॉट टाइम्स वी बी माइनस वी ए बराबर हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा माइनस में क्यू नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, अंदर क्या रह गया, ए डॉट डी आर रह गया। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए माइनस इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर। अच्छा जब ये वर्क डन कर रहे थे एक्सटर्नल की वजह से, तो हम पार्टिकल को, इस टेस्ट चार्ज को कहाँ से कहाँ तक मूव किया था, ए से बी तक मूव किया था ना। तो यहाँ पे ये वी बी माइनस वी ए है, लेकिन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ए से बी तक हो रहा है। समझ में आई बात? तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वी बी माइनस वी ए बराबर क्या, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है तो उसका पोजीशन के साथ डी आर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके उसको ए से बी तक जब इंटीग्रेशन करेंगे और उसका जब माइनस लेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए आएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, कुछ जगह पे इसका उपयोग लेंगे। हालांकि कॉम्पिटिटिव जो
न्यूमेरिकल्स होते हैं आईआईटी और नीट में, वहाँ पे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में। 12th बोर्ड में कम इसके बारे में सवाल होते हैं। 12th बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन या न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, ठीक है। पर आपको ध्यान रखना है ये चीज़, आई बात समझ में, ठीक है। तो अपन आज इतना ही रखेंगे, यहाँ तक ही रखेंगे आज का लेक्चर। यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। इसे नोट कर लीजिए।